हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का रिवीजन। ठीक है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फिजिक्स, फिर हम करेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट। और मैं आपको बता दूँ कि आपको 1 शॉट वीडियोस एवरीडे मिलने वाली हैं। 1 आवर की एक वीडियो होगी और एक उस 1 आवर वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर फुली कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या आएगा पेपर में, क्या नहीं आएगा। और मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा, प्लीज़ अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। और ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और एक काम करेंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, और व्हाट्सएप पे नहीं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो आपके नोट्स हैं ये बहुत सही हैं, ओसवाल के हैं ये। और आप एक काम भी कर सकते हो, आप अगर मार्केट में आपको ओसवाल के चैप्टर वाइज मिल जाते हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, और नहीं मिल पा रहे हैं तो आई एम हेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सिलेबस आपको दिख रहा होगा, आप ये पढ़ लेना। ठीक है। और क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। देखो, ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जब हम मैटर को कभी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, वो आपको पता ही होगा। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम। ठीक है। और ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा व्हाट इज चार्ज, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, आपसे पूछ सकता है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो आपके अनलाइक चार्जेस या कह सकते हैं हम अनसिमिलर जो चार्जेस होते हैं, डिसिमिलर जो होते हैं आपके, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। और अगर चार्जेस अपोजिट हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक। कुलॉम्स लॉ क्या कहता है? कुलॉम्स लॉ कहता है कि जब अगर कभी भी दो चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, वो आपका रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में डिस्टेंस के। ठीक है, जो उनके बीच में आर डिस्टेंस होगी उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ और देख लो आप, जब ये आप जैसा कि आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा F=K Q1 Q2y R², तो यहाँ पे जो आपका K है ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो आपका ये K कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो आपका होता है ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मीडियम, जैसे कि चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं। चार्जेस आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं या फिर कहीं एयर में रखे हुए हैं, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ग्लास में रखे हुए हैं, कोई कहीं पे भी। ठीक है, ये चेंज होता है। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको, ठीक है, हाईलाइट कर लो बुक में और लिख भी लो कॉपी पे, और ये आ सकता है आपके पेपर में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, ना तो हम उनको कभी बना सकते हैं, ना ही कभी हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं हम कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको ना तो कभी ख़त्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। ठीक है। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी बॉडी या कुछ भी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या कि अगर चार्जेस हमारे रेस्ट पर होंगे तो उसे बोलेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपके चार्जेस मोशन में है, ठीक है, इन केस करंट, जो आपका करंट होता है उसमें चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक, जो मैंने आपको बता दिया रेस्ट पर होता है इलेक्ट्रिसिटी, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें मोशन में होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, आपका इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
चार्ज पर यूनिट टाइम इन लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, इन टर्म ऑफ फिजिक्स हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप डेफिनेशन लिख के आओगे, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। ठीक है, सेक्शन भी मत लिखना, इट्स ओके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखो करंट इलेक्ट्रिक, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर। एम्पियर देख लो, अगर आपसे पूछे कोई ऐसा यूनिट ऑफ करंट तो आप लिख के आओगे एम्पियर। ये पूछ सकता है पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब देखो जो आपका फॉर्मूला था, करंट को आप डिफाइन करते हो, आप शो करते हो, इंडिकेट करते हो आई से, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। इस आई इक्वल टू क्यू बाई टी में अगर क्यू आप बन रख दो और टाइम में टी आप बन रख दो, ठीक है, मतलब 1 कूलम और 1 सेकेंड में, तो आपका ये निकल के आता है एम्पियर। ठीक है, तो देखो देन करंट थ्रू इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो हम उसको बोल देते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द क्लोज्ड पाथ along which an electric current flows is called an electric circuit। ठीक है, कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके। ठीक है, अगर करंट किसी पाथ पे फ्लो कर रहा है, कोई क्लोज पाथ होगा, ओपन नहीं होगा। ठीक है, अगर ओपन होगा तो फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कोई हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आपके पेपर में आपसे पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, तो आप लिखोगे अपोजिट टू द नेगेटिव चार्जेस। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपका नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके अपोजिट चलती है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जैसा वो मोशन करते हैं, बट एक्चुअल में हम ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस रेस्ट पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है ना, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमारे पास एक चार्ज नेगेटिव है और कोई पॉजिटिव चार्ज आता है उस फील्ड में, तो आपस में अट्रैक्शन होगा। और अगर सिमिलर चार्जेस, मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, अगर देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमेशा रिपेल करेगा, जैसे वो फील्ड में आएगा तो उसको पुश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दो चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो इसको भी हम पोटेंशियल बोलेंगे, इसको डिनोट करते हैं बी से। ठीक, आपसे ये नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन में 1 जूल डाल दो और चार्ज में 1 कूलम, तो उसको ही हम बोलेंगे 1 वोल्ट। when 1 joule of work done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt। पोटेंशियल डिफरेंस की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है एसआई यूनिट ऑफ करंट तो आप बता दोगे एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ अगर चार्ज की पूछेगा तो कूलम, और अगर आपसे पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस की तो आप लिख दोगे वोल्ट। ठीक है, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, आप हमेशा क्या लिखोगे, वोल्ट। ठीक, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, देखो किसी भी सर्किट में जो आपका वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा पैरेलल में लगा हुआ होगा। ठीक है, ये डिफरेंस पूछ लेता है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। अगर आपसे पूछे कि वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या होता है तो आप बता देना वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज और अमीटर इज यूज टू मेजर करंट। ठीक है, तो वोल्ट मीटर आपका कैसे होगा, पैरेलल में लगा हुआ होगा, वहीं पे आपका जो अमीटर होगा वो सीरीज में लगा हुआ होता है। ठीक है, और सिंबल आप देख सकते हो, ये आपसे पूछेगा पेपर में, डिफरेंस आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर।
अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे? देखो, इसको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो तो उस पर तुम्हें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को हम बोलेंगे क्या? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इन्होंने क्या किया, 1 वोल्ट रख दिया यहाँ पर पोटेंशियल पे, और जूल में 1 डाल दिया, कूलाम चार्ज में भी 1 डाल दिया, तो आपका हो गया, ठीक है, 1 जूल और 1 कूलाम। इलेक्ट्रोकेमिकल और वोल्टेक सेल क्या होती है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक ऐसी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर वोल्टेक सेल बोलते हैं। जैसे कि आपकी जो बैटरीज होती हैं, जो आप टॉर्च में बैटरीज डालते हो, सेल्स डालते हो, वो इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। ठीक है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं अंदर, और वो केमिकल से जो हमारी किसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो इससे डिटेक्ट करते हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है ये पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये आपका पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिलअप्स में कि गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अमीटर की बात करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, अमीटर इज यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, और ये बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टेंस पे होता है, और इसको हम हमेशा किसी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ठीक, अब देखो फिर से वोल्ट मीटर दे दिया इन्होंने, समझ लो। ये एक ऐसी डिवाइस है जो हाई रेजिस्टेंस पर काम करती है। ठीक है, ये एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है इसको काम करने के लिए, मतलब ये खुद में एक हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये हमेशा पैरेलल में किसी सर्किट में कंपोनेंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। हमेशा कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको मेजर करना होगा तो दो कंपोनेंट्स के बीच में करेंगे, और उसी वजह से हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, किस में लगाते हैं? पैरेलल में। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कंडीशन क्या है? ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका किसी कंडक्टर के किसी दो पॉइंट्स पे किसी कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब कब होगा ऐसा? देखो कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा ओम्स लॉ। तभी आपका कोई सर्किट फॉलो करेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, वी देखो इन्होंने लिखा है मैथमेटिकली, देखो इन्होंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वोल्टेज किसी सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया आर, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो बी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, इसमें देखो इसको आप लिख लो, ये आपके पेपर में आएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आएगा ये 1 मार्क का, उसमें दे रखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनाओ। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा, कुछ करंट दे रखा होगा, और आपको एक ग्राफ बनाना होगा। ध्यान रखना हमेशा ग्राफ इसका लीनियर होगा, हमेशा इसका ग्राफ लीनियर होगा। जैसा आपको ग्राफ दिख रहा है ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो हमने बी इक्वल टू आई आर था उसमें हमने क्या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आर लगा दिया। अब उस आर की बात करेंगे हम, वो आर एक्चुअल में होता क्या है। रेजिस्टेंस इसको डिनोट करते हैं आर से, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिखाया गया है ओम्स लॉ में। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जब उसका नाम ही बेटा ओम्स लॉ रखा गया है तो ओम्स मतलब ओम जो है आपका वो रेजिस्टेंस है किसकी, जो आपका ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का, वो ओम है। अब देखो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, देखो कोई कंडक्टर है और हमने उसके अंदर करंट पास किया तो उसके अंदर कुछ ऐसा है जो करंट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप बाइक चला रहे हो रोड पे और आपको स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिलते हैं,
तो आप क्या करते हो, बाइक को स्लो करते हो। इन द सेम वे कंडक्टर के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब होता क्या है, कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और जब करंट जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्लो करते हैं तो वो चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसी वजह से उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ध्यान रखना, यहाँ से पूछ सकता है। अब देखो फॉर्मूला B=R था, तो हम वहाँ से R निकाल सकते हैं, R=B/I, R=B/I। अब देखो आई में हमने क्या रख दिया, आई हमारा एम्पियर था, जो आपका बी था वो वोल्ट था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में 1 और करंट में 1 रख देते हैं, मतलब 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, तो आपका ये निकल के आएगा 1 रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम। देखो when potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is called the resistance would be 1 ohm, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंट 1 और उसके अंदर से करंट अगर पास कर रहा होगा 1 एम्पियर का, तो आपका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। अब देखो रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट आपका बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये कंपोनेंट जैसा होता है, इसको हम सर्किट में लगा देते हैं, तो बिना वोल्टेज चेंज किए हम करंट को, देखो अगर आप किसी सर्किट में वोल्टेज को चेंज करते हो तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका करंट भी, अगर आप घटाओगे तो करंट भी घटेगा, अगर आप बढ़ाओगे तो करंट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो वहाँ पे अगर हमें, अब मान लो अगर हमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, ठीक है, ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है, तो करंट को हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने कंपोनेंट जो है आपका रियोस्टेट, हम उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, और बिना वोल्टेज को चेंज किए हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका 101% आएगा पेपर में, अभी लिख लो, और ये मे भी आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है, कि आप ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स करता है। और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि देखो 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वो आपसे कोई भी 3 चीज़ दे देगा और चौथी चीज़ ऐसी देगा जिस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये पता होने चाहिए चारों के चारों। देखो पहला आपका ये है, किस पे डिपेंड करता है, अब इसकी बात करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो आपकी कंडक्टर की लेंथ होगी अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा, मान लो अब जैसे हम इन द सेम वे जैसे हम रोड की बात की थी, हमने ज़्यादा लंबा रोड होगा तो स्पीड ब्रेकर्स भी ज़्यादा होंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इन्वर्सली, जब देखो इन्वर्सली की बात आ गई तो अब यहाँ पे उल्टा होगा, कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब किसी वायर का एरिया होगा, अगर वो ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका, सॉरी, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका कम होगा, और अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक। अब देखो तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और ये डिपेंड कर, और एक जो चौथी चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है वो आपका नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो आप मटेरियल, जो कंडक्टर का मटेरियल है वो कौन सा है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, आयरन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। ऐसा मानते हैं कि सिल्वर जो होता है उसका सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, और इसलिए जो हमारे यहाँ घर में, तो देखो घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, लेकिन आप अगर देखोगे जो गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट सोचता है कि यार हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस ना आए, इसलिए वो हमेशा जो आपके पोल्स पे वायर होते हैं वो सिल्वर के होते हैं, ठीक है। सिल्वर के इसलिए होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो इसको हम डिनोट करते हैं रो से, किससे, रो, और रो कुछ पी जैसा बनता है, बिल्कुल पी नहीं होता, थोड़ा सा उसकी जो नीचे का पोर्शन होता है उसको कम कर दो तो वही रो होता है। अब देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। देखो
इसको समझने के लिए ध्यान से समझना, एक हमारे पास कोई क्यूब है, उस क्यूब की जो साइड है वो 1 मीटर है, और जब उस क्यूब के अपोजिट फेस से कोई एक फेस सामने, अपने जो एक फेस तुम्हारे सामने है, और अगर पीछे वाले फेस से करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगेगा उसी रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? अगर एक क्यूब है और जो सामने वाला फेस है उसका जो हमें दिख रहा है, और पीछे वाले फेस से अगर करंट उसके अंदर फ्लो करता है, तो जो वो रेजिस्टेंस उसके अंदर आएगा उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है R=ρL/A, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो को निकाल सकते हैं। तो वही आपका रो जो होगा वो होगा। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी लेंथ, ना तो लेंथ पर कि आपका जो कंडक्टर है वो कितना कितना लेंथी है, कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो आपकी है ये आपकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आपका अगर बढ़ेगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी, और अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी आपकी घटेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिकली। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एंड अलॉयज इज 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की और अलॉयज की। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, बट ये पेपर में नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Come to the fourth point, range of resistivity of insulators is 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। कंडक्टर्स की पता चल गई, इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक ओम मीटर तक हमारी वेरी करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, जो एलॉय, जैसे एलॉय जो हमारा होता है वो कुछ मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि एलॉय हम बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज की, टिन और कॉपर का होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, अगर जो हम टिन और कॉपर को मिला के जो एलॉय बनाते हैं ब्रॉन्ज, उसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉपर से और टिन से उस ब्रॉन्ज वाले जो एलॉय हमने जो तैयार किया है कॉपर और टिन को मिला के, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज वर्न readily at high temperature, so they are commonly used in electrical heating devices। देखो क्या होता है, एलॉयज जो होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और इसी वजह से उनको हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर हम मान लो कि कोई हीटिंग डिवाइस है, उसमें हम कोई मेटल का कोई कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सिल्वर ले लिया, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके वो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से एलॉय का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो हाई टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ। कॉपर और एल्यूमिनियम की जो यूज़ होता है, ट्रांसमिशन जो लाइंस होती है उनमें कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस इनका ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सिल्वर। जो सिल्वर हमारी होती है उससे इनका रेजिस्टेंस जो होगा कॉपर और एल्यूमिनियम का वो ज़्यादा होगा, बट रेजिस्टिविटी इन दोनों की कम होती है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं, जो पोल से जो वायर्स होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टिविटी पूछ सकता है, बट वेरी रेयर। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो, सीरीज में दो तरीके से हम रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर ले लो, हर किसी के अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कंडक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपका वायर हो सकता है, आपका फ़ैन, आपका टीवी, आपका, ठीक है, आपका पीसी हो सकता है, लाइट्स, जो आपको जितनी भी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट से चल रही हों, सारे के सारे रेजिस्टेंस ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब उनको हम दो तरीके से लगा सकते हैं किसी भी सर्किट में।
आपको बेसिक्स तो ज़्यादा पता ही होगा, बट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फास्ट आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, देखो रेजिस्टेंस को दो तरीके से लगा सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, when two or more resistance are joined end to end so that the same current flows through each one of them in turn, they are said to be connected in series। अगर कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो उनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, सर्किट में वो सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा बट वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, वोल्टेज चेंज होगा। और क्या लिखा हुआ है, हियर द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। देखो मैंने कोई 5 ले लिए या कितने भी ले लो आप, R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है, अप टू R जितने भी लेने हैं। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सबको ऐड कर दो, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं तो सबको ऐड कर दो और वही आपका होगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, ये आपका 101% आएगा, इस पर न्यूमेरिकल आता है, या तो वो देखो दो तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। रेजिस्टेंसेस आपको दे देंगे वो सीरीज में और आपसे पूछेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालो, या फिर रेजिस्टेंस में आपको रेजिस्टेंस दे देंगे और वोल्टेज दे देंगे, करंट निकालने को बोलेंगे, करंट दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, वोल्टेज निकालने को बोलेंगे। ये कर सकते हैं वो। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है, तो तीनों चीज़ों में से कुछ भी निकलवा सकते हैं वो। टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे कभी भी सीरीज में अगर होंगे तो आप सबको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखो क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स सो दैट ईच वन ऑफ देम प्रोवाइड्स अ सेपरेट पाथ फॉर करंट, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम अक्रॉस 2 पॉइंट्स सो दैट ईच वन ऑफ देम प्रोवाइड अ सेपरेट पाथ फॉर करंट। अब देखो अगर हम रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से लगा देंगे कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट अलग तरीके से जाए। देखो अगर मैंने मान लो यहाँ पे ऐसे समझो आप कि आपके दो, ठीक है, ये आपका एक आपका ये रेजिस्टेंस हो गया और एक आपका रेजिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, और अगर मुझे इसमें करंट का फ्लो कराना है तो मैंने करंट ऐसे दे दिया इनको। ठीक है, अब क्या होगा, देखो करंट हमारा जा रहा है तो करंट यहाँ से जाएगा, पहले इस वाले पे पहुँचेगा, अब इस वाले पे पहुँचेगा तो देखो पहले करंट इसमें जाएगा, अब ये कुछ करंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद में जो करंट निकलेगा यहाँ से इस वाले करंट इस जब पहुँचेगा इस वाले रेजिस्टेंस में पहुँचेगा तो क्या होगा, आपका करंट कम पहुँचेगा, तो करंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बट जो आपका वोल्टेज होगा वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। किस में चेंज नहीं होगा, पैरेलल में। करंट आपका चेंज हो जाएगा बट वोल्टेज आपका सेम रहेगा। अब ऐसे रेजिस्टेंस में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो सारे रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर दो, सारे रेजिस्टेंस का जो सम निकालोगे सबका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे आर सीरीज में सबको ऐड कर रहे थे, अब उनका रेसिप्रोकल कर दो तो आपका रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में निकल के आ जाएगा। ठीक, रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, देखो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हीट तो होगा। ठीक है, जैसे कि आपके घर में सारे के सारे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर हो गया, टीवी हो, देखो सारे के सारे अप्लायंसेस हीट होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब कितना ज़्यादा हीट, कुछ अप्लायंसेस आपके जो होते हैं वो बेसिकली होते इसी चीज़ के लिए कि उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट हो, जैसे कि रूम हीटर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक, तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस इन इट। जब भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो 101% उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम अंडर 2 मार्क्स। ठीक है, दो मार्क वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कहता है कि heat produced in a conductor is directly proportional to the very first thing, the square of the current I through it, second thing its resistance, third the time t for which the current is passed। अब देखो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ इस चीज़ को। किसी कंडक्टर के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये डिपेंड 3 चीज़ों पे करता है। पहला, जो आपका करंट जो आपका फ्लो करेगा कंडक्टर के थ्रू उसका स्क्वायर कर दो, उस पर करेगा डिपेंड। सेकंड थिंग, उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा
आपका उसके अंदर हीट जनरेट होगी। और और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरी चीज़, जितने ज़्यादा टाइम तक फ्लो करेगा, ठीक है, आपने कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करा दिया, कितने टाइम तक कराया है वो टाइम टी डिपेंड करता है। अगर टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो हीट, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस है कि हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला देख लो, इसको हम डिनोट करते हैं हीट को एच से, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे आप आई की जगह बी इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा के सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने आई स्क्वायर में क्या कर दिया, आई हटा के बी लगा दिया, और ये सब कुछ उन्होंने अपने बी इक्वल टू आई आर से करा है, ठीक। आप हीट के जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो आपकी बुक में होंगे और इसमें भी दे रखे होंगे बाद में, ठीक। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। इट इज़ यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स। मैंने बताया था ना आपको इन सब में हीटिंग इफेक्ट होता ही होता है, ठीक। ओके, अब देखो, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ होता है टंगिस्टन, वो भी बेसिकली हीट करता है, तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट हो रहा है ना, तभी तो लाइट जनरेट हो रही है। तो वो भी हमारा एप्लीकेशन में आएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लिख दोगे इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स, जो भी आपके मन में आए जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही हो तो आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हीट है। क्या है? हीट। जो आपने हीट पढ़ा था ना फॉर्मूला, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मैंने अभी आपको बताया था, वही एच को रिप्लेस कर दो डब्ल्यू से। इट इज़ अ टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। अब जो वर्क डन हो रहा है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। जो वर्क डन हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक गिवन टाइम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो इसका फॉर्मूला था डब्ल्यू इक्वल टू बी आई टी, ठीक है। वो बी आई टी इन्होंने क्या करा, आई स्क्वायर और आर टी में बी इक्वल टू आई आर वाला कॉन्सेप्ट लगा के वी आई टी लिख दिया है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखो ये इसको नोट कर लो, 101% आएगा, चाहे आपके 2 मार्क्स में आए, चाहे आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में आए, चाहे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए, चाहे कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी पूछ सकता है ये। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिकल फ्यूज आज के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे आपके इन्वर्टर्स में, आपके, ठीक है, आपके फ्रिज में, आपके टीवी में, आपके, ठीक है, आप जो मतलब मोस्टली कंपोनेंट्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मोस्टली अप्लायंसेस में देखने को मिल जाते हैं, पीसी में भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के बारे में पूछता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। और देखो इसमें है क्या कि किससे बना होता है? टिन से। और टिन से बना होता है ये। फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन, या तो प्योर टिन से बना हुआ होगा या फिर कॉपर या टिन के एलॉय से बना हुआ होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्रॉन्ज, शायद ये वही ब्रॉन्ज है, कॉपर एंड टिन वाला, ठीक है। तो या तो कॉपर एंड टिन से बना होगा या फिर प्योर टिन से होगा। अगर आपके पेपर में पूछे कि किससे बना होता है तो आप लिखोगे इट इज़ मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन लिख के आओगे आप, ठीक है, प्योर टिन मत लिखना। फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो आपका फ्यूज़ होता है वो हमेशा सीरीज में लगा हुआ होगा, ठीक है। और लाइव वायर के साथ लगा हुआ होगा। किसके साथ लगा हुआ होगा? लाइव वायर के साथ। फ्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे बेटा हमेशा हमेशा करंट बढ़ जाता है, हमेशा करंट बढ़ जाता है। और करंट जब बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। अब देखो, अगर हीट बढ़ते रहेगी तो हमें कुछ ऐसा फिलामेंट यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, और जैसे ही वो मेल्ट करेगा तो सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, और सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम ऐसा फिलामेंट यूज़ करते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक। अब देखो फोर्थ पॉइंट में दे रखा है करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन ऑफ द एप्ली। अच्छा देखो, एक चीज़ और भी है, करंट कैपेसिटी जो आपकी होती है फ्यूज़ की वो ज़्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि देखो कोई अप्लायंस चल रहा है आपका, ठीक है, कुछ, ठीक है, कोई कुछ करंट पे चल रहा है, अब उस करंट पे ही लगा दिया आपने तो पता चले थोड़ा करंट आपका अप्लायंस का हो गया और थोड़ा इसका हो गया, मिलके पता चले ज़्यादा करंट हो गया, तो ज़्यादा करंट पे ये फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा। इसलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बेटा, इसको आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है।
इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल पूछेगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर वो रेट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जिससे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर निकल रही है, उसी रेट को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। P इक्वल टू बी आई, ठीक है। P इक्वल टू बी आई, बी यहाँ पे क्या है हमारा वोल्टेज और आई हमारा क्या है यहाँ पे करंट। P पावर, बी आई से हम एक फॉर्मूला नया निकाल सकते हैं। देखो आई स्क्वायर आर, ये बी आई में हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, बी इक्वल टू आई आर लगा के और यहाँ से निकाल दिया बी स्क्वायर बाई आर। इसके देखो 3 फॉर्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं। वोल्टेज और करंट दे रखा होगा, पावर निकालना होगा, P इक्वल टू बी आई लगा दोगे आप। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आई स्क्वायर आर लगा दोगे। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। 3 तरीके से आप इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हो। इसका न्यूमेरिकल आएगा बेटा, इसको नोट कर लो, ठीक है, इस पर लगा दो, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। डिनोट किससे करते हैं? P से। एक वॉट, एक वॉट कितना होता है हमारा? एक वॉट जो हमारा होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। P इक्वल टू बी आई है, वोल्टेज में 1 वोल्ट रख दो और आई में मतलब करंट में 1 एम्पियर रख दो तो आपका 1 वॉट हो जाएगा। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ हम कंज्यूम, अब जैसे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, गवर्नमेंट हमसे चार्ज लेता है, तो कितना चार्ज लेगा उसको कैसे पता चलेगा कि हमने कितना कंज्यूम किया? तो हम जितना कंज्यूम करते हैं वो हमारे मीटर में, इलेक्ट्रिकल जो मीटर लगे हुए होते हैं उसमें रीडिंग सेव हो जाती है। उसी रीडिंग से वो निकाल लेते हैं कि कितना हमने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ किया है। कमर्शियल यूनिट जो आपकी होती है वो किलोवाट आवर होती है, ठीक है। किलोवाट देखो आवर में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपका मीटर में 1 किलोवाट आवर अगर आपका चढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस, ठीक है। देखो आपका इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिकल पावर कर दिया। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब है दोनों की दोनों चीज़ें सेम, बस इन्होंने ऐसा बोल दिया कि अगर कोई एप्लियंस अब एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो जिस रेट से वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसी रेट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, अगर बर्डन दे रखा है, टाइम दे रखा है तो आप पावर निकाल सकते हो। वोल्टेज और करंट दे रखा है तब भी आप निकाल सकते हो। ये आपके सारे के सारे फॉर्मूले हो गए किसके? पावर के, ठीक है, जो आपको याद कर लेने हैं। और यहाँ से आपका पावर वाला आप निकाल सकते हो। अगर आपको बर्डन दे रखा है, टाइम दे रखा है तब भी आप पावर निकाल लोगे। वोल्टेज और करंट दे रखा है तो भी निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रखा है तो भी, और करंट और अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वॉट। वॉट मैंने आपको बता दिया, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। द पावर एन एप्लियंस इज 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ 1 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स। अब देखो किसी भी एप्लायंस में अगर 1 वॉट तब होगा जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा उसके अंदर से, और उसके अंदर दो पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का, और करंट उसके अंदर से फ्लो करना, जो फ्लो हो रहा है वो भी कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। तो 1 वॉट निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड, और 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वॉट आपका हो गया जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि जूल पर सेकेंड है तो यहाँ से सेकेंड को ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी, और ये आपका हो गया 1 वोल्टेज एम्पियर, ठीक, 1 वोल्टेज एम्पियर। 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अगर न्यूमेरिकल में अगर वॉट में दे रखा है तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आप किस में करोगे? वॉट में ही करोगे, क्योंकि जो हम पावर निकालते हैं वो वॉट में निकालना है, ठीक। बाद में हम किलोवाट में चेंज कर लेंगे उसको। ऐसा मत करना कि किलोवाट लगा दिया आपने फॉर्मूले में तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। किलोवाट आवर क्या होता है? इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस ऑफ 1000 वॉट व्हेन यूज्ड फॉर 1 आवर।
अब देखो किलोवाट आवर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना, 1 किलोवाट आवर होगा इसका मतलब 1 यूनिट। तो एक कमर्शियल यूनिट होती है, मतलब 1 यूनिट होता है। आपके मीटर में 1 यूनिट रीडिंग तब चढ़ेगी, जो आपके घर के बाहर मीटर लगा हुआ है उस मीटर में 1 यूनिट रीडिंग तब चढ़ेगी जब आपका 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, आपके घर में जो एप्लियंस है अगर वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे के लिए, ठीक है, कितने घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, अगर 1 आवर में 1 किलोवाट अगर एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसको 1 यूनिट बोलेंगे। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3 वो आप मैंने बता दिया आपको, सेम वही है। ठीक, अब ऐसा क्यों दे रखा है, देखो P इक्वल टू W/T होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन में आप क्या लगाओगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, पावर रेटिंग क्या होता है, इस पे आ जाओ। द पावर रेटिंग ऑफ एन एप्लियंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय द एप्लियंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क वोल्टेज ऑफ द मेंस। अब देखो इसमें क्या है, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने रेटिंग्स, हर एक एप्लियंस पे रेटिंग लिखी हुई होती है BA करके। ठीक है, उसमें क्या होता है, पावर रेटिंग बताती है कि आपका जो एप्लियंस है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी वोल्टेज पे, अगर हमने किसी एप्लियंस को कुछ वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया तो वो पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसी को हम बोलेंगे क्या, पावर रेटिंग। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, देखो एफिशिएंसी से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दे रखा है समझ लो, बट आपको ये बिल्कुल भी रटने की या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पेपर में नहीं आएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, जो पावर निकल रही है और जो पावर जा रही है उसका अगर आप रेशियो निकाल दोगे तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी। आप देखो कुछ टर्म्स दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी दो बॉडीज़ को एक दूसरे से रब करते हैं। ठीक है, अब ऐसा हम कब करेंगे, देखो करते तो नहीं है एक्चुअल में रब की, उठाई दो चीज़ें और रब कर रहे हैं क्योंकि हमें बनानी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा नहीं होता, बट जनरली लाइफ में देखने को मिल जाता है। क्यों, देखो कभी आप विंटर्स में जब आप अपने कपड़े चेंज करते हो तो आप देखते हो स्पार्किंग होती है। ठीक है, क्लोज में आपको लगता है पता नहीं क्या चटर पटर की आवाज़ आ रही है। इन द सेम वे जब आप अपने 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 हेयर को आप जब कॉम करते हो, ठीक है, तो कॉम से और आपके हेयर में कुछ स्पार्किंग होती है और आप ऐसा फील होता है आपको कि ये कुछ अट्रैक्शन या इसमें रिपल्सन लग रहा है, तो वो भी आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉम होता है और आपके हेयर में एक रबिंग होती है, ठीक है, आपस में फ्रिक्शन लगता है और उस फ्रिक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इन द सेम वे आपने देखा होगा बच्चे जब 9th क्लास में, हो सकता है मे बी 10th में भी बच्चे ऐसा करते हो कि पेन को अपने बालों में रब करके और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को पेपर्स के उसमें मतलब पास लेके जाते हैं तो पेपर चिपक जाते हैं, तो वो इसीलिए होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ठीक, चलो इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में भी होती है। ठीक है, और ये हमें नेचुरली भी देखने को मिल जाती है और हम इसको जनरेट भी कर लेते हैं। नेचुरली कैसे, अर्थक्वेक में देखने को मिलती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। चार्जेस एक्ट बाय द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखो, कभी भी ग्लास रॉड को सिल्क से आप रफ करते हो तो जो चार्जेस आते हैं ग्लास रॉड पर वो पॉजिटिव होते हैं, और इवोनाइट रॉड को जब आप रब करते हो किसी बूल से तो जो रॉड पर आते हैं चार्जेस वो नेगेटिव चार्जेस आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लोथ से रब करोगे तो उस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। ठीक, कैसे चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। अब देखो चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चार्ज कंजर्वेशन सिंपली चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और इट इज़ ऑलवेज रिजर्व, कंजर्व रहता है। ठीक है, ये हमेशा कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाएगा, बट ये नहीं कि चार्जेस कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कूलाम क्या होता है, कूलाम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है। ठीक है, इसकी हाँ एक चीज़ और देख लो, अगर 1 कूलाम ऑफ चार्ज, अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ 1 कूलाम चार्ज तो आप बताओगे अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस विद द फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस इन वैक्यूम एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। देखो इसने यहाँ क्या किया, कूलॉम्स लॉ को लगा दिया इन्होंने, दो चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस पे लगा दिया और चार्जेस 1 कूलाम के ले लिए तो के बचेगा, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो
दो चार्जेस पर जब वो दो चार्जेस इक्वल अमाउंट के हों, सिमिलर हों, और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उन पे जो फोर्स लगेगा वही 1 कूलाम का फोर्स होगा, और वो इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक। कंडक्टर क्या होता है आपका, कोई एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू करंट पास कर जाए इजीली, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर्स में वेरी लो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से करंट आराम से फ्लो कर सकता है। और ये हमारे एग्जांपल हो सकते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। देखो जिससे करंट लग सकता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपको करंट फील हो सकता है अगर आप, ठीक है, कुछ ऐसी हरकत करते हो, तो वो आपका वही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो देखो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर अ सब्सटेंस दैट हैज़ इन्फाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इसी वजह से उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर। जस्ट लाइक प्लास्टिक। ठीक, जस्ट लाइक प्लास्टिक। ठीक है। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन टू बी ब्रिंग द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्ट लोकेशन अगेन। अब देखो ये वही है वर्क डन, आप जो करा रहे हैं, किसी चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, वही हो गई। ओम्स आपको मैंने बता ही दिया, रजिस्टर भी बता दिया, रजिस्टिविटी भी बता दिया। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स वो रेजिस्टेंस वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें सेमी कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस इंसुलेटर या फिर कंडक्टर के बीच में लाई करता है। ना तो वो इंसुलेटर का होता है, ना ही वो कंडक्टर का होता है। कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा, जिनकी रेजिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और सर्किट्स में सेमी कंडक्टर्स का बहुत यूज़ होता है। जिस भी डिवाइस में आप मेरे को ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे समझ लो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया हुआ है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं नहीं पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में सेमीकंडक्टर पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है। सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। तो आपके मेमोरी कार्ड होते हैं और सर्किट्स में जो आपके ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं सिलिकॉन्स के बने होते हैं। ठीक है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर सर्टेन मटेरियल्स दैट लोज देयर रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर। देखो ये ऐसे होते हैं, ऐसे मटेरियल जो बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी लॉस कर देते हैं। ठीक है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, द फेनोमेन ऑफ कंप्लीट लो ऑफ रेजिस्टिविटी बाय बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। देखो जो ये फेनोमेना होता है ना, जिस पर सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो रेजिस्टिविटी को खो देते हैं, उसी टाइम पे उसी फेनोमेना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर द वायर विच मेल्ट्स ब्रेक द सर्किट प्रिवेंट द डैमेज ऑफ वेरियस अप्लायंसेस। अच्छा, इसके फायदा क्या होता है, देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूज वायर। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूज वायर के एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसमें जो वायर यूज़ हुआ होता है वो बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, और उस शॉर्ट सर्किट से बचाने, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उससे डैमेज नहीं पहुंचे एप्लियंस को, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है। और ये सीरीज में लगा हुआ होता है, थिकनेस डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट दैट कैन। अच्छा देखो, जो वायर फ्यूज के अंदर यूज़ होता है वो कितना थिक है, कितना थिन है, ठीक है, ये बताएगा कि वो उसके अंदर से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। इट इज़ मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर। अब देखो ये कॉपर से भी बन सकता है, आयरन से भी और लेड से भी, बट आपके लिए क्या होगी, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। ठीक है। अब ये आपके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे की सारे हम करेंगे बाद में। वन शॉट में आपको आई होप इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, और ऑलरेडी वीडियो 50 मिनट्स की हो गई है। तो आई होप आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया होगा। अब हम सारे के सारे एक बार जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेते हैं वन शॉट में। उसके बाद में मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो ऐसे समझ लो आप 101% आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है। आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जब आप बाद में पेपर देने जाओगे, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है। और बाकी मैं आपको ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और लॉन्ग आंसर और ये सारे मल्टीपल चॉइस वगैरह सब कुछ करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और ये आपको पीडीएफ बता देना आपको कि क्या बनाना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए या फिर टेलीग्राम,
और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर सकते हो। फील फ्री टू कमेंट, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को। ठीक, ओके, थैंक यू।